हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनूबी पंजाब में आटा महंगा, रोटी भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मुल्तान और बहावलपुर में आटा गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। जबकि आपको बताएं कि 10 किलो आटे का थैला 430 और 20 किलो 850 रुपए में बिकने लगा। अवाम परेशान है, कहते हैं गरीब करे तो क्या करे, आटा भी महंगा कर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में आटा महंगा है, रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मुल्तान और बहावलपुर में आटा गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी चैलेंज बन गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 100 रुपए आटा महंगा होने के बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 925 रुपए तक जा पहुंची। तो आम इंसान को अपने पेट में रोटी के चंद लुकमे डालने के भी लाले पड़ गए। कहते हैं 20 किलो आटे के थैले को 925 रुपए में खरीदना इनकी कुव्वत खरीद में नहीं। इस वक्त 920 से 925 रुपए जो है ना दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि वो 900 रुपए का जो दुकानदार लेगा उसका कैरी डालेगा, उसका खर्चा डालकर 920 925 से कम नहीं सेल कर रहे हैं। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं प्राइवेट गंदुम महंगी होने की वजह से आटा 100 रुपए महंगा करना पड़ा। 20 किलो गंदुम का रेट और 100 रुपए उसकी पिसाई है। ठीक है, अब इस टाइम प्राइवेट मार्केट में जो गंदुम का रेट चल रहा है वो तकरीबन 1600 रुपए है। तो अब जो 20 किलो गंदुम का रेट बनेगा, हमने 100 रुपए पिसाई डालकर उसको सेल कर देना। अब जैसे फर्ज करें जी हमें 1550 रुपए मिलेगी तो हम 950 रुपए में सेल कर देंगे उसको। 775 रुपए की गंदुम और 100 रुपए पिसाई। फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक सरकारी गंदुम मिलते ही आटा भी सस्ता हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और अब बात करते हैं टिड्डी दल की। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले, परेशान काश्तकारों ने टिड्डी दल से मुतासरा फसलों में हल चलाने शुरू कर दिए। कहते हैं सैकड़ों एकड़ पर कपास की फसल तबाह हुई, जमा पूंजी से कपास काश की जिसे टिड्डी दल खा गई। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर टिड्डी दल के हमले जारी हैं। परेशान काश्तकारों ने टिड्डी दल से मुतासरा फसलों में हल चलाने शुरू कर दिए। कहते हैं सैकड़ों एकड़ पर कपास की फसल तबाह हुई, जमा पूंजी से कपास काश की जिसे टिड्डी दल खा गई। आपको बताते चलें कि टिड्डी दल के हमले जारी हैं। बहावलपुर और उसके मुख्तलिफ इलाकों में फसलें मुतासिर हुई हैं। परेशान काश्तकारों ने टिड्डी दल से मुतासरा फसलों में हल चलाने शुरू कर दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम शेख से। कासिम बताएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के मुख्तलिफ टाइमिंग के दौरान जो वो यलगार हुई है, हमला हुई है, जिसकी वजह से क्या नुकसान हुए हैं और कौन से इलाके जो टिड्डी दल का निशाना बने और महकमा ज़राअत ने अब तक जो टिड्डी दल के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए। तो हम बात करते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा ज़राअत के ज़िले ऑफिस में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल साहब। हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कौन कौन से इलाके जो है वो टिड्डी दल का शिकार हुए हैं और क्या नुकसान हुआ और महकमा ज़राअत ने जो है वो अब तक क्या इक़दाम किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख महमूद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ज़िला बहावलनगर आपसे मुखातिब हूँ। ज़िला बहावलनगर में टिड्डी दल का जो हमला पहला हुआ है वो 18 मई को हुआ है और ये हुआ है 260 HR फोर्टाबास में। उसके बाद 24 तारीख को और फिर 25 तारीख को तहसील चिश्तियाँ और तहसील हरुनाबाद के कुछ इलाकों में इसका हमला हुआ है और ये आम तौर पर दरख्तों पर बैठती है और मगरिब के बाद जब सूरज गुरूब हो चुका होता है और तकरीबन रात के 8 बजे के करीब ये बैठती है और हम अपना ऑपरेशन जो है वो रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जारी रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से हमने इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। ज़िला बहावलनगर में इस वक्त 90 कम्बैट और सर्विलेंस टीमें काम कर रही हैं। हमारे पास 75 पावर स्प्रेयर्स हैं, एक जेक्टो स्प्रेयर्स है, एक ऑर्चर्ड स्प्रेयर है और 2 हमारे पास प्लंजरी स्प्रेयर्स हैं। अभी तक हमने अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और मेरी गुजारिश है ज़िम्मेदारों से कि अगर वो जहाँ कहीं भी उनको टिड्डी दल का हमला नज़र आए वो हमसे राब्ता करें, हम उनकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। जी ये थे डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल साहब जो कि महकमा ज़राअत की जानिब से किए गए इक़दाम की तफसीलात बता रहे थे। इनका किसान भाइयों काश्तकारों से ये भी अपील उन्होंने की है कि टिड्डी दल जो अगर वो देखें, अगर उनके इलाकों में अगर टिड्डी दल यलगार की तरह आए
तो महकमा ज़राअत को जो है आगाह करें, हम जो है इसका भरपूर इक़दामात करेंगे। तो इस तरह जो है वो टिड्डी दिल जो है वो बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइमों के दौरान हमला आवर होती है, जिसके लिए महकमा ज़राअत जो है वो इसके खात्मे के लिए महकमा ज़राअत जो है वो एक्शन में है। कासिम अली शेख आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी का सिलसिला जारी है। निश्तर अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 6 मरीज सेहतयाब हो गए। मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। निश्तर अस्पताल में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 132 हो गई। निश्तर अस्पताल में कोरोना के 25 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी का सिलसिला जारी है। और यहां आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे में लॉकडाउन के बाद चलने वाली तमाम एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में एसओपीज को अमल दरामद कराया जा रहा है। सफर करने वाले मुसाफिर भी रेलगाड़ियों में एसओपीज से मुतमईन हैं। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताएगा मुसाफिरों का क्या कहना है? जी, पाकिस्तान रेलवे आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी है। एक अरसे तक रेलगाड़ियां बंद थी, लेकिन एसओपीज के बाद इन रेलगाड़ियों को अब चलाया जा रहा है। जिस एसओपीज की रेलवे बात कर रहा है उसमें मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, साबुन है और खासतौर पर ग्लव्स पहने बगैर मुसाफिर जो है वो सफर नहीं कर सकते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर जा रही है। तो यहाँ पर मुसाफिर भी हैं, डिस्टेंस भी है और ज्यादा डिस्टेंस रखा हुआ है। लोग बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, फासला भी रखा हुआ है और अच्छे तरीके से इसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है गाड़ी को बार बार हर स्टेशन पे। तो कहाँ से आ रहे हैं कि कैसे? कराची से आ रहा हूँ भाईजान। बिल्कुल अच्छा सफर है, तरीके से आ रहा है, सही आ रहा है गाड़ी और खुला खुला बैठा हुआ, सब मास्क लगाया हुआ, माशाल्लाह बहुत खुश है। एहतियात के साथ, एहतियात के साथ। ठीक है जी। केबन के अंदर चलेंगे। केबन के अंदर भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अंदर आ जाएं। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, रेलवे बहाल हो गई है तो अब तो आपने एहतियात करना है। एहतियात कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लाज़मी बात है, एहतियात कर रहे हैं और एहतियात से जाना है, क्योंकि ये इसमें हमारी बेहतरी है इसके अंदर, है ना। क्योंकि लाज़मी बात है, हम एहतियात करेंगे तो दूसरे भी लोग एहतियात से रह पाएंगे ना। तो एक केबन में 4 लोग हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गुंजाइश कम कर दी है, फैसिलिटेशन सही है? बहुत बहुत ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तो एहतियात बता रहे हैं साथ साथ? जी बिल्कुल 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 बता रहे हैं। लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। बहुत अच्छी बात है। आपके सामने लोग एक तरतीब से बैठे हुए हैं, फासले से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह साहब, लोगों को बताना पड़ता है या फिर जुर्माने भी करने पड़ते हैं या लोग मान रहे हैं? अवेयरनेस है लोगों को, लोग देख रहे हैं कि टीवी पे भी देख रहे हैं, चल रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, गेट पे भी बता रहे हैं। एसटी साहबान, हमारे गार्ड साहबान, वो भी देख रहे हैं कि डिस्टेंस से बैठे ही। कैबिन में हमने 4 जोन से बंदे रखे हुए हैं। ठीक है जी। गाड़ी वैसे ही खाली है और जहां तक खाली गाड़ी की बात है वहां पे डिस्टेंस खुद ही बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वैसे भी जो है डिस्टेंस का फासला रखा जा रहा है और डिस्टेंस के साथ केबिन्स के अंदर भी लोगों को कैपेसिटी से मुसाफिर एसओपीज पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि बहावलपुर में पोल्ट्री फरोशों की हड़ताल के बावजूद चंद दुकानदारों ने इंतजामी की हिमायत शुरू कर दी और 330 रुपए फी किलो के बजाय 260 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त करने लगे हैं, जिसके बाद शहरियों की लाइनें लग गई हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा, 260 में फरोख्त हो रहा है गोश्त? बहावलपुर शहर में इस वक्त जो पोल्ट्री फरोश है उन तमाम ने हड़ताल की हुई है। उनका ये कहना है कि हमें 260 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त बारे में नहीं आता कि हम इसकी फरोख्त कर सकें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों की जो कि सिर्फ हाथों की उंगली पर गिने जा सकते हैं, वो 260 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त भी कर रहे हैं और उनके पास हमें शदीद रश देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त एक दुकान पे हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर गोश्त किस रेट में मिला है और गोश्त की क्वालिटी का बताइएगा। 260 के मिला है, क्वालिटी बेहतर है, चूजे हैं छोटे हैं और ये कोई होलसेल पे लाते हैं, कुछ बेहतर है। बाजार में इस रेट पे मिल नहीं रहा है। इस रेट पे नहीं मिल रहा या मिल ही नहीं रहा? अक्सर दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं। जो मेन जगह पे लोकेशन जिनकी अच्छी है वो सिर्फ बेच रहे हैं और वो जो 300-330 रेट चल रहा है उस पर बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 260 रुपए के हिसाब से मिला, तो आप किसी और को बताएंगे जाके? हाँ बिल्कुल, जो पूछता है बताते हैं उनको। जो पूछता है उनको बताते हैं। जो दुकानदार है हमारे साथ वो मौजूदा उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि बाकी जो तमाम लोग हैं वो हड़ताल करके बैठे हुए हैं, आप लोगों ने हड़ताल भी नहीं की और 260 रुपए फी किलो के हिसाब से गोश्त भी फरोख्त कर रहे हैं। क्या आपको माल मुफ्त में मिल रहा है या क्या मामला है? भाईजान हमें मिल रहा है, हम नेट पर खरीदते हैं
तो हमें लेस बच जाता है, इसलिए हम बेच रहे हैं। हमें वारे आते हैं, हम बेच रहे हैं। जिसे वारे नहीं आते वो नहीं बेचता, बंद कर देता है। आखिर आपको वारे कैसे आ रहा है? मतलब आपको सस्ता मिल रहा है कहीं से क्या? 200 रुपये रेट, सप्लाई रेट से हमें 20 रुपये कम मिलता है, 180 मिल रहा है हमें। तो वो बीज जो ऊपर के वो हमें बच जाते हैं, इसलिए वो 10 रुपये हम इधर घाट के लगा दें, 10 बच जाते हैं फिर भी हमें। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जो सप्लाई का रेट है, जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो इनको बच जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको 260 रुपये फी किलो के हिसाब से गोश्त वारे में आ रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं गोश्त की, तो गोश्त यहाँ पे 260 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है और शहरियों की एक बड़ी तादाद सस्ता गोश्त खरीदने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बहावलपुर शहर भर के अंदर तमाम कुछ दुकानदार 260 में गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं एलपीजी एसोसिएशन की। दुकानदार और खरीदारों का एलपीजी की दुकानें 24 घंटे खोलने का मुतालबा। कहते हैं रोजमर्रा की ये बुनियादी जरूरत है, गैस मिलेगी तो चूल्हा जलेगा। मजीद इसी पर बताएंगे हमें इकबाल सादिक। इकबाल बताएगा मजीद क्या मुतालबात हैं? जी, एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि जो दुकानें हैं वो 24 घंटे के लिए खोली जाएं। ये लोग ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं ये हम इनसे जानते हैं और साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुझे आप बताइएगा कि आप लोग 24 घंटे के लिए एलपीजी की दुकानें खोलने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये बेसिकली गरीब का फ्यूल है और गरीब की ये ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आदमी भरे हुए सिलेंडर तो ले नहीं सकता, उसने किलो 2 किलो भरवानी होती है, उसकी मजबूरी है। अगर ये 24 घंटे फैसिलिटीज होगी तो उनके लिए खाना पकाना, उनके लिए एक सहूलत मुयस्सर हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि इसे 24 घंटे, हमारे इमरान खान साहब से यही मुतालबा है, हमारा वज़ीर आला साहब से भी यही मुतालबा है कि एलपीजी की शॉप को पेट्रोल पंप की तरह 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी जाए। 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी जाए। कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। मुझे बताइएगा 24 घंटे खोलने के लिए जो एलपीजी की दुकानदारों का मुतालबा है कैसे? जी सर, मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ और रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि अगर दुकानें बंद होंगी तो फिर हम उससे रोज़गार नहीं कर सकते। दुकानें, हमारा मुतालबा है कि 24 घंटे खुली जाए ताकि हमें ये हर टाइम एलपीजी मिल सके, ताकि हम अपना रोज़गार चला सके। दूसरे नंबर पे रीफिलिंग का जो इनका सिलेंडरों का मुतालबा है, हम गरीब आदमी हैं, इतना पैसा अफोर्ड करके नहीं कर सकते, क्योंकि हम ताज़ी कमाने वाले हैं। कोशिश की जाए कि इसको 24 घंटे खुला जाए ताकि किलो 2 किलो जिस मकदार से हम डलवा सकें, जो हमारी हैसियत है, ताकि हमने ताज़ी कमानी है। 100 कमाएंगे तो आके 100 की गैस डलवा के रोज़गार करते हैं। ज़्यादा कमाएंगे तो हमारे पास तो इतना वसाइल नहीं है, अगर खुली होगी तो हम ज़्यादा कमा सकेंगे। तो हमारा मुतालबा यह है कि एलपीजी दुकान को 24 घंटे के लिए खोला जाए ताकि गरीब आदमी को बेहतर से बेहतर रोज़गार मिल सके। जी बिल्कुल, दुकानें खोलने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल के गुंजान आबाद इलाका जसवंत नगर के रिहायशी लोगों के लिए अच्छी खबर है, सीवरेज लाइन का काम शुरू हो गया है। इसी पर बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम कहिएगा। बिल्कुल, खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका है जसवंत नगर, वहाँ के रहायशी लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनका एक दरीना मसला सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस जो गंदे पानी का तालाब बना हुआ था और जिसके बायस शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी थी, अब यहाँ पर सीवरेज लाइन जो है वो डालने का काम शुरू कर दिया गया है। और इस पर मज़ीद हम बात करेंगे जसवंत नगर से कि हल्का इंतखाब में इलेक्शन लड़ने वाले हमारे साथ मौजूद हैं राव सरफराज साहब, जो कि साबिक यहाँ पर यूनियन नाज़म भी रह चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि कितना काम मुकम्मल हो चुका है और उसकी ग्रांट जो है वो कब और कहां से जारी है और काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जिला साहब बताइएगा कि ये जसवंत नगर के जो रिहायशी लोग हैं, इनका एक दरीना मसला था जिसके लिए लाइन जो है वो डालनी शुरू कर दी गई और ये इसमें आपने काविशें भी की हैं, तो इस हवाले से बताइएगा ये काम कब तक मुकम्मल होगा और इसका फंड टोटल कितना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रोहित टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे मसले की निशानदेही हुई। हमारा यहाँ बहुत बड़ा दरीना मसला था ये पानी का, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और पानी का निकास नहीं था। पानी के निकास के लिए हमने आबादी के सिलसिले में बात की सरदार अहमद यारा राज साहब से। उन्होंने अपने फ़ंड से 35 लाख रुपए हमें डोनेट किए, उससे ये काम शुरू हुआ है। सीवरेज का ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल था, जिसमें कुछ हिस्सा हमने परे निकाला है पानी का। ये एक जोहड़ बन चुका था, तालाब बन चुका था गंदे पानी का। इससे बड़े मसाइल, बीमारियाँ यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों के लिए बड़े मसाइल थे। गंदगी बहुत ज़्यादा थी, वो गंदगी इसकी वजह से ख़त्म हो गई है। तकरीबन अब काम स्टार्ट हो चुका है और ये मिड में पहुँच गया है काम। इंशाल्लाह और 10-20 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा। लोगों को इंशाल्लाह सुख का सांस भी मिलेगा और लोगों को सेहत अफजा। और यहाँ इसके साथ साथ हमारे लिए एक प्रॉब्लम था, ये गंदे पानी का जो तालाब बना हुआ है, इसका ये हमने मखसूस कराया हुआ अपना एक राव अब्दुल गफ़ार खां
के नाम से पार्क मंजूर कराया हुआ था। इसके 2-3 दफ़ा टेंडर लगे हैं, लेकिन वो पानी की वजह से मसाइल थे। पहले हमें ये स्कीम चाहिए थी, लेकिन क्योंकि फ़ंड उस टाइम ये नून लीग की हुकूमत में बनवाया था हमने ये मनसूबा, वो वहाँ जब ये मुकम्मल ना हो सका, फ़ंड की दस्तियाब ना हो सके फ़ंड हमें, लेकिन सरदार अहमद यार ने हमारे पर मेहरबानी की, उन्होंने हमारे मसले को समझा, उन्होंने फ़ंड दिया। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, जैसे कि साबिक यूनियन नाज़म ये बता रहे थे। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर समेत पाकिस्तान भर के वफाकी इदारों में माह सयाम के निज़ाम औकात बदल करने पर औकात-ए-कार जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत तमाम मुलाजमीन कोरोना वायरस की वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दफातर में मौजूद रहेंगे। जुमा के रोज तमाम मुलाजमीन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। नए नोटिफिकेशन का इत्तलाक वफाकी इदारों के साथ साथ वफाकी वजारतों पर भी होगा। तमाम इदारों में हफ्ता इतवार 2 दिन की छुट्टी बरकरार रहेगी। और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हाजी जावेद अख्तर अंसारी का यूनियन काउंसिल 18 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। जावेद अख्तर अंसारी का कहना था कि 18 लाख रुपए से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 32 लाख से गलियों कारपेटिंग की मुकम्मल की गई है। हाजी जावेद अख्तर अंसारी का कहना है कि तरक्याती कामों में क्वालिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हाजी जावेद अख्तर अंसारी का यूनियन काउंसिल 18 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। और बहावलपुर में जिला भर के कौमी रजाकार तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। कौमी रजाकारों की डीपीओ सुहेब अशरफ से तनख्वाहें जारी करवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील की गई है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन, कहिएगा क्या अपील की गई है? जिला भर के मुख्तलिफ स्थानों से आए रजाकार जो हैं वो डीपीओ ऑफिस में सरापा एहतजाज है। उनकी जन से मुतालबा किया जा रहा है कि तकरीबन 23 माह हो गए उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनको नहीं मिल रही, जिसके बायस घरों में जो है मुआशी सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है। आज वो डीपीओ ऑफिस में पहुंचे और मुतालबा करें कि डीपीओ साहब जो है वो इनकी तनख्वाह जारी करवाने के लिए अपना इकदाम करें। यहाँ पर मौजूद है जिला भर के मुख्तलिफ स्थानों से रजाकार। बताइएगा कितनी मुश्किलात हो रही हैं तनख्वाह न मिलने से और कितने माह की पेंडिंग है? इस वक्त भावलपुर में जो तकरीबन 23 माह हो गए जहाँ से तनख्वाह नहीं मिली। जो बजट कहते आया हुआ है अभी तक वो मिलने वाला मिला नहीं है। लेकिन इस जो लॉकडाउन की वजह से हमारा हाल इतना खराब हुआ, ना तो हमें कहीं से राशन मिला है, ना कहीं से किसी ने कुछ दिया है। वो तो कहते हैं PQR है, लेकिन हमारे घर में आटा ना हो, लेकिन वो हमें कुछ देने को कुछ तैयार नहीं। ना हमारी अपनी तनख्वाह मिली है, ना ही किसी ने कोई इमदाद की है। किधर जाए जी? हमें अपने अफसोस से मुतालबा करना। एक नंबर दो बात यह है कि हमारे जिले की ये बात है कि कहीं एक रजाकार गलती करते तो सबको भगाते हैं। मेहरबानी करें ये कहीं जिसकी गलती है उसको तो कहें, लेकिन सबको तो कसूर नहीं है ना सर। अपील की गई है कि तनख्वाहें जारी कर दी जाएं। बहुत शुक्रिया अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद के बाद डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ऑफिस में अवामी शिकायत सेल को दोबारा बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के मसाइल को सुना और हल के फौरी अहकाम जारी किए। मजीद हमें बताएंगे हाफिज साले मोहम्मद। साले बताएगा। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के ऑफिस में लोगों की शिकायत और उनके मसाइल को हल करने का दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया और इसमें ख़ास तौर पे सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों की शिकायत और उनके मसाइल को हल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो माजूर भी हैं, नबीना भी हैं। हम इनसे जानते हैं वो कैसे। बाबा जी दसो किवें आए हो तुसीं इत्थे? मैं जी ये बिल दे मसले च आया ते मेरे कोल कोई वसैल नहीं, मैं मजबूर हाँ, मुथाज हाँ, किराए का मकान है मेरा और बच्चे अपने 3 शादीशुदा हैं, अलहदा है। कोई एहसास प्रोग्राम नहीं मिला, कोई सानू बेनजीर स्कीम नहीं मिली। उसदे बिल कित्थों तारीए जो। अच्छा बाबा जी ये दसो हुण तुसीं इत्थे दफ्तर आए हो ते तुहाडा कोई मसला हल होया? जी मसला हल ते DC ऑफिस ने करना है जी, जो भी कर देंगे इन्हां दी मेहरबानी होएगी। पानी शानी पिलाया, सानू बिठाया बड़ी इज्जत नाल, इन्हां दी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी जो साइल आ रहे हैं उनको इज्जत एहतराम के साथ यहाँ पे बिठाया जा रहा है, पानी भी पिलाया जाता है। यहाँ पे एक और यहाँ पे साइल मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके मसाइल यहाँ पे होते हैं, शिकायत होती हैं, तो वो यहाँ पे DC ऑफिस की जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर खुद आके यहाँ पे उनकी शिकायत को सुनते हैं और उनकी जो दरखास्तें होती हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो अहकाम सादर किए जाते हैं। आज भी ऐसे ही साइलिन की शिकायत सुनी गई है।
हाफिज साले मोहम्मद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि प्रिंसिपल नेस्टर मेडिकल कॉलेज ने तमाम डिपार्टमेंट्स के सरबराहान को स्टाफ की ड्यूटियां नॉर्मल रूटीन में लाने की हिदायत जारी कर दी। 1 जून से सर्जिकल और अलाइड हेल्थ के तमाम डिपार्टमेंट्स को मामूल के मुताबिक ड्यूटी लिस्ट जारी करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि नेस्टर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से जारी मरासले में तमाम क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में बगैर बिजली सरकारी स्कूलों की तादाद 400 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बगैर बिजली के स्कूल रहीमिया खान में हैं। मियांवाली के 26, मुजफ्फरगढ़ 37, राजनपुर 23, नारोवाल 20, लैया 19 और शेखोपुरा में 11 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। रहीमिया खान 56, बहावलनगर में 45, डीजी खान के 41, मुल्तान 8, भक्कर 4 सरकारी स्कूलों को बिजली मुहैया नहीं की गई और लाहौर के सिर्फ एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रक सुल्तानपुरा में बिजली नहीं है, जबकि बाकी तमाम सरकारी स्कूलों को बिजली फराहम की गई है। स्कूल एजुकेशन ने बिजली बिना स्कूलों के सरबराहान को फौरी बिजली कनेक्शन लगाने की हिदायत जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं पंजाब में बगैर बिजली सरकारी स्कूलों की तादाद 400 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बगैर बिजली के स्कूल रहीमिया खान के हैं। मियांवाली के 26 स्कूल हैं, मुजफ्फरगढ़ के 37, जबकि राजनपुर 23, नारोवाल 20, लैया 19 और शेखोपुरा में 11 सरकारी स्कूल हैं जिनमें बिजली नहीं है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, स्कूलों की जो सूरत हाल है, अगर पंजाब भर के स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पे लातादाद ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी तक बिजली भी उन स्कूलों को मुहैया नहीं की गई। अगर इस हवाले से बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा स्कूल हैं वो रहीम जार खान में हैं। मियांवाली के 26 स्कूल हैं, मुजफ्फरगढ़ के 37, राजनपुर के 23, नारोवाल के 20, लैया के 19, शेखोपुरा के 11 स्कूल हैं और उसके अलावा रहीम जार खान के 56 स्कूल, भावरनगर के 45 स्कूल हैं, 41 स्कूल हैं डीजी खान के और इन मुल्तान के 8, सरगोदा के 6, साहिवाल के 5, भक्कर के 4, हाफजाबाद के 4 और अटक के 3 स्कूल ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनको इस वक्त तक सरकारी बिजली भी मुहैया नहीं की गई। इस हवाले से स्कूल डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी किए हैं तमाम स्कूलों के जो सरबराह हैं उनको कि फिल फौर जो है इन स्कूलों में बिजली लगवाई जाए। जी अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मियांवाली पंजाब भर के निजी स्कूल्स पीर और मंगल के रोज इंतजामी अमूर निपटा सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निजी स्कूलों को जून के महीने में 2 रोज स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि निजी स्कूल इन 2 रोज में फीस वसूली के साथ साथ असातिज़ा को तनख्वाहें भी अदा कर सकेंगे। स्कूल खोलने के लिए तमाम SOPs का ख्याल रखना लाजमी होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि मियांवाली पंजाब भर के निजी स्कूल्स पीर और मंगल के रोज इंतजामी अमूर निपटा सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात लेने की इजाजत दे दी है। इसी पर मजीद हम जानेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसे कि कोरोना की वजह से मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर क्लासेज और इम्तिहानात पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में सप्लीमेंट्री के जो इम्तिहानात हैं MBBS के, उसके हवाले से आज एक अहम मीटिंग हुई है और उसमें कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। उसी के ऊपर बात करेंगे। जो इस तमाम को हेड कर रहे होंगे इम्तिहानी सूरत हाल को, प्रोफेसर डॉक्टर अमीर अहमद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, क्या सिचुएशन है, आप इम्तिहानात लेने जा रहे हैं बच्चों के, तो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस जो स्पेशल सिचुएशन में सारे इम्तिहानात जैसे कि बंद हुए थे, इसमें ये हो रहा था कि जो हमारे हाउस ऑफिसर हैं उन लोगों ने, क्योंकि ये MBBS करने के बाद आते हैं, पहले वो इम्तिहान में अपेयर होते हैं, तो इस इम्तिहान ना देने की वजह से हमें ख़तरा था कि पूरे पंजाब में जैसे हाउस जॉब के जो डॉक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो फिर इन स्टूडेंट्स ने, ख़ासतौर पे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो वाइस चांसलर है हमारा UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उनसे रब्ता किया, उनसे मिले। तो फिर UHS ने जो है ना अब ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ये इम्तिहानात जो जैसे शेड्यूल पहले हुए थे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फाइनल ईयर MBBS, वो करने चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्तिहानात नहीं होते तो फिर डॉक्टरों की आगे डेफिशिएंसी और हाउस जॉब के लिए जो डॉक्टर है ना वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस सिलसिले में जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी की
कोविड के हवाले से कि ये इम्तिहानात लिए जाएं, लेकिन उसमें जो सारी एहतियातें हैं उनको मलूज़ खातिर रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको 3 मीटर का फासला होगा हर कैंडिडेट एक से दूसरे के दरमियान में, और मास्क उन्होंने पहने हुए होंगे, सैनिटाइज़र की सहूलत मौजूद होगी, थर्मल गन्स अवेलेबल होंगी। एंट्री पॉइंट पे जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको स्क्रीन किया जाएगा, और इनमें अगर किसी को कोई फीवर या ऐसा की कोई अलामत होंगी तो उनको अलहदा कर दिया जाएगा और उनका इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। तो सारी एहतियातें जो है ना मलूज़ खातिर रख कर ये फिर इम्तिहान का जो इजाज़त है ये UHS ने दी है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के ही एग्ज़ाम है, हम अपने जो है ना कॉलेज के कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का है जो कि पूरी पंजाब में होगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो इस सिलसिले में मुझे फोकल पर्सन के तौर पे नॉमिनेट किया गया और आज मीटिंग हुई और ये सारे मामला डिस्कस हुए। तो इंशाल्लाह जो पहला पेपर है वो मंडे को होगा और उसमें कोविड के हवाले से सारी जितनी एहतियातें हैं वो पहले नंबर पे मलूज़ खातिर रखी जाएंगी और उन्हीं प्रोसीजर SOPs के तहत ये इम्तिहानात लिए जाएंगे। SOPs के तहत इम्तिहानात लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताते हैं कि नए तायुनात डायरेक्टर ताल्लुकात आमा मुल्तान ताहिर महमूद ने चार्ज संभाल लिया। डिवीजन के अफसरान और स्टाफ ने ताहिर महमूद को चार्ज पर मुबारकबाद दी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स कौंसल ताहिर महमूद चौधरी का ग्रेड 19 में जो है तरक्की कर दी गई है। इस हवाले से आज जो है उन्होंने डायरेक्टर ताल्लुकात आमा मुल्तान डिवीजन का चार्ज संभाल लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो तमाम जो स्टाफ है उनकी जानिब से मुबारकबाद भी दी जा रही है, भरपूर इस्तकबाल किया गया है। चार्ज संभालने पर फूल भी दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या विजन होगा, क्या तब्दीलियां लेकर आएंगे डायरेक्टर ताल्लुकात आमा में, और पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है उसे किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? हाँ, ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट को ही हम उनकी डेवलपमेंट जितनी भी होती है उसको हम हाईलाइट करते हैं, लोगों तक अवेयरनेस होती है, उनको बताते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है। बाकी ये तरक्की का अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, तरक्की बाकायदा डायरेक्टर के तौर पर हो गई है। बाकी हुकूमत की तरफ से हमें हदायत मिलती रहती हैं और प्रेस के ज़रिए हम गवर्नमेंट का जो है इमेज वो बढ़ाते रहते हैं। तो इसके अलावा इंशाल्लाह अब आ गए हैं, अब देखते हैं करना क्या है। अब तो कोरोना की वजह से भी तो एक है ना दरमियान में पुल जिसको कह लें उसको क्रॉस करना है, वो कोरोना के सिलसिले में भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम इसका चलाते हैं, कोई प्रेस के ज़रिए कोई ना कोई कैंपेन चलाते हैं, तो इस तरह करते हैं। जी बिल्कुल, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा बात दी गई है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि सेशन जज बहावलपुर चौधरी अनवारुल हक ने सेंट्रल जेल बहावलपुर का माहाना इंतजामी दौरा किया। सिविल जज काशिफ रशीद बंगिश भी सेशन जज के हमरा थे। सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने मामूली नौयत के 2 कैदी भी जाती मजलिकों पर रिहा करने का हुक्म दिया। जजेस ने जेल के अंदरूनी मामलात देखे, जेल के अस्पताल का भी मुआयना किया और इलाज मुआलजे की सहूलत की तारीफ की।